अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस की हेल्प से डिफरेंट शेप्स का एरिया एस्टिमेट करना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मेथड हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज मॉन्टी कार्लो सैम्पलिंग टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो लेट्स ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। ये हमारे पास सर्कल है और आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है वो 1-2 है और इसका रेडियस यहाँ पर 5 होगा। सो रेडियस इज 5 एंड इट्स सेंटर इज 1-2। अब इसका अगला स्टेप ये है कि जो भी शेप आपके पास है, जैसे यहाँ पर सर्कल है, तो आपने उसको इनक्लोज करना है टाइटली विद इन अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। सो इन दिस केस हम एक स्क्वायर में इसको इनक्लोज करेंगे टाइटली और उसके बाद स्क्वायर के कॉर्नर्स ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। तो चूंकि ये आपके पास 5 है, तो वर्टिकल अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाएंगे तो ये 2 - 5 होगा उसका y कोऑर्डिनेट, अपवर्ड्स जाएंगे तो 2 + 5 होगा। इसी तरह आप जब हॉरिजॉन्टली राइट पे जाएंगे तो 1 + 5 होगा और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे जाएंगे तो 1 - 5 होगा कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। देखते हैं कि कैसे हमारा वो स्क्वायर बनता है और उसके कॉर्नर्स कैसे होते हैं। ये हमारा स्क्वायर है। 1-2, जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 - 5 इज -3। इसी तरह 2 + 5 इज 7। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो लाइन बनी है उसका y कोऑर्डिनेट 7 है। इसी तरह जब आप राइट और लेफ्ट देखेंगे तो उसमें आप चूंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो आप x कोऑर्डिनेट के अंदर एड और स्प्रेड करेंगे। राइट साइड पे ऐड होगा, 1 + 5 इज 6 और 1 - 5 इज -4। तो इस तरह से आपका ये बन गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल इनक्लोज हो गया। आगे हमारे पास फॉर्मूला है, एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल या कोई भी शेप है इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। यानी हमने कुछ सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं जो स्क्वायर के अंदर तो होंगे ही, जो भी हम सैम्पल पॉइंट्स ले रहे होंगे वो स्क्वायर के अंदर तो लाई कर ही रहे होंगे, लेकिन उनमें से कितने सर्कल के अंदर लाई करते हैं वो हमने ढूंढने होंगे। सो दैट सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट that gives equal chance to selecting any point in the square. So if m out of n sample points fall within the circle, तो हमारा approximate area of the circle क्या होगा, m divided by n, that is number of points inside the circle divided by total number of points times area of square. अब ये 10 कैसे आया, यहाँ से अगर आप देखें तो ये 5 इसका रेडियस है, तो ये पूरा डायमीटर जो है वो 10 हो जाएगा, इसलिए इस स्क्वायर की साइड्स जो है वो 10 यूनिट्स की हैं। ये हमारा एरिया होगा। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे सैम्पल पॉइंट्स है वो कैसे आएंगे और वो सैम्पल पॉइंट्स को हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो सर्कल के अंदर है या नहीं। पहला काम ये है कि हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें और जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो इक्वल रहे, तो हम ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, f1x इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि इसकी लेंथ 10 है, तो वेयर x लाइज बिटवीन -4 and 6। सिमिलरली f2y, इधर भी आपकी लेंथ 10 है और ये -3 से 7 तक वेरी कर रहा है। अब हमने जो डिफरेंट पॉइंट्स आपने चूज करने हैं, जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे, उनके x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला देखते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, जो आपका इनिशियल पॉइंट x अगर हमने लिखना है, तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है इस पूरी लाइन में, यानी x स्टार्ट कहां से हो रहा है इस लाइन के ऊपर, वो -4 है, प्लस length of this line, that is 6 minus -4 times r1. r1 is a random number which lies between 0 and 1. और ये आपको जनरेट भी कर सकते हैं और आपको गिवन भी होंगे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ये एस्टिमेशन ऑफ एरिया का। y इज इक्वल टू, अब यहाँ y देखिए कहाँ से, इसकी इनिशियल वैल्यू -3 है और टर्मिनल वैल्यू 7 है। हम -3 प्लस 7, यानी लेंथ ऑफ दिस लाइन 7 minus -3 r2. r2 इज ऑल्सो रैंडम नंबर जो कि 0-1 के बीच में लाई करता है। अब जो हमारे पास इस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 प्लस 10 r1 एंड दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 10 r2। अब आपको जो रैंडम नंबर्स गिवन होंगे, आपने पेयर ऑफ रैंडम नंबर्स, यानी एक r1 चाहिए आपको हर
पॉइंट को ढूंढने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक रैंडम नंबर चाहिए, एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए रैंडम नंबर चाहिए। सो अगर मैं ये वाला पेयर कंसिडर करती हूँ, ये हमारा R1 होगा और ये हमारा R2 होगा, तो हम देखते हैं कि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्स वाई क्या बनता है। सो इफ R1 इज 0.05, तो हमारा x क्या बनेगा, -4 प्लस 10 टाइम्स 0.0589, और ये बनता है -3.411। सिमिलरली आप y यही फॉर्मूला यूज करके y इज इक्वल टू -3 प्लस 10 R2 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 10 टाइम्स 0.6733, और वो ये वैल्यू बन गई। अब हमने ये चेक करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए मतलब हमारा पॉइंट ये बन गया -3.411 3.733। अब ये पॉइंट विद इन सर्कल है या नहीं, यानी ये इस m काउंट में आता है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने इसका सेंटर से डिस्टेंस लेना है। सो सेंटर हमारा 1 2 है, सो सेंटर से डिस्टेंस हमारा क्या होगा, -3। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, सो वो फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास आंसर ये आ गया विच इज लेस देन 25। क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट लें तो r, इसका भी स्क्वायर रूट लें तो r इज 5, तो स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। सो दिस इज लेस देन 25, इसका मतलब है कि दिस इज विद इन द सर्कल। अगर ग्रेटर देन 25 आ जाएगा तो वो स्क्वायर में तो होगा लेकिन सर्कल में नहीं होगा। इस तरह आपने ये सारे पेयर्स चेक करने हैं, तो जो भी विद इन द सर्कल हैं उनको काउंट करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो थे ये 3 3 6 हैं। आई डोंट नो, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इनमें से हम चले मान लें कि हमारे जो 6 में से 5 पॉइंट जो है वो विद इन सर्कल आ गए हैं और एक जो है वो बाहर है, लेकिन टोटल सैंपल पॉइंट्स तो 6 है ना, तो n हमारा 6 है, और जो इनसाइड द सर्कल हो गए हैं वो अगर 5 है, तो 5/6 टाइम्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, जो आउटर स्क्वायर है, 10 टाइम्स 10, तो ये हमारा एस्टिमेटेड एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। सो इस तरह आप किसी भी शेप का एरिया जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल अगर आप देखें, सो ये हमारे पास है कि ये लेक का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो लेक को ऑलरेडी एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर टाइटली इनक्लोज किया हुआ है। अब हमने इसमें जो सैंपल पॉइंट्स ढूंढने हैं, सो दीज आर द पेयर्स, ये R1 के लिए वैल्यू होगी हर पेयर में, और ये R2 के लिए वैल्यू होगी। सो दीज आर द पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर R1 एंड R2। अब यहाँ पर x कैसे आएगा, अभी जैसे हमने पीछे सीखा है, इनिशियल पॉइंट ये 0 से 7 तक है, इनिशियल पॉइंट 0 प्लस 7 माइनस 0, यानी लेंथ ऑफ दिस 7 माइनस 0, तो वो 7 बन जाता है, टाइम्स R1, एंड दिस इज इक्वल टू 7R1। इसी तरह y क्या हो जाएगा, y आपकी ये लेंथ 4 है, सो 4R2 हो जाएगा। सो यहाँ से आप वैल्यू प्लग इन करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि ये इस लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट आपका आ जाए 1 2, तो वो विद इन दिस लेक है। अगर पॉइंट 1 1 आ गया तो ये आउटसाइड द लेक। सो आपने यहाँ से गेस करना है कि जो भी पॉइंट यहाँ से आ रहा होगा R1 और R, अगर आप ये वाला पेयर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यू ढूंढें, अगर तो वो इनसाइड आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, तो हमने यहाँ से गेस ही करना है कि उसे कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द सर्कल हैं या इनसाइड द लेक है या आउटसाइड द लेक है, विद इन द रेक्टेंगल आउटसाइड द लेक है। तो जो पॉइंट्स आपको इनसाइड सर्कल लेंगे उनको काउंट करें। अब यहाँ पर हमारा जो लेक का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लेक वुड बी वही m/n, यानी टोटल सैंपल पॉइंट्स। अब यहाँ पर सैंपल पॉइंट्स आपके, अगर आप इन सारी वैल्यूज के लिए x y ढूंढते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। उनमें से जितने लेक के अंदर होंगे वो आपने काउंट करने और m वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 7 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 4, सो m/n times 28. So it depends upon the sample size. जितना सैंपल साइज होगा अकॉर्डिंगली हम m की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ये पहला सर्कल वाला हो गया, ये एक आपकी इर्रेगुलर शेप लेक हो गई। अब ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, डेवलप मॉन्टे कार्लो एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन करता है। सो हमारे पास है x⁴, तो 0 से 1 तक है, तो हमारे पास 1 पे 1 वैल्यू होगी और ये कुछ इस तरह का
शेप बन जाएगा, राइट। अब हमने क्या सीखा है कि जो आपका शेप है उसको आपने इनक्लोज करना है एक टाइट स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी। ये पॉइंट हमारा 1 है। इसी तरह इधर भी कर दें तो ये आपके पास शेप आ गई इसकी, जो कि आउटर रेक्टेंगल बन गई, ये स्क्वायर बन गया ये भी। अब साइड स्क्वायर की साइड की लेंथ 1 है। अब अगर आपने यहाँ एक्स और वाई लिखने हैं तो एक्स क्या होगा 0 प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड 1 R1, दैट इज दिस इज R1। तो इसी तरह y क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। आपको से जो भी रैंडम नंबर्स होंगे वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि अब आपने एरिया अंडर द कर्व तो ये वाला है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इस एरिया में लाई करता है या नहीं करता है। उसके लिए आपको पता है कि अब अभी हमने ये ड्रॉ किया है तो ये y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है। तो ये जो बिलो दिस कर्व है दिस इज एक्चुअली y इज लेस देन x टू दी पावर 4। तो आपके पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो वो विद इन दिस रीजन है, यानी वो m वाली काउंट में आ जाएगा, और अगर नहीं करता है तो वो ऑफ कोर्स वो m वाली काउंट में नहीं आएगा। सो m ओवर n और टाइम्स यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर m ओवर n ही आपका आंसर होगा क्योंकि टाइम्स 1 तो एरिया यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल जो है वो क्या बन जाएगी m ओवर n टाइम्स 1 क्योंकि स्क्वायर हमारा जो है वो लेंथ 1 का है, उसकी साइड जो है वो लेंथ 1 की है। सो ये था। इसी तरह अभी R1 R2 जिस तरह भी आपको गिवन होंगे अकॉर्डिंगली आप इनके आंसर ढूंढ सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस को यूज करके हम किस तरह किसी भी शेप का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।